स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बहुत सारे पार्ट कर लिए हैं, बहुत सारी कंटेंट पढ़ ली है। अब हम जो इस समय इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ही पार्ट में आते हैं। दो तरह की होती है, एक आयनिक होती है, दूसरा कोवेलेंट होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का थोड़ा पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसी का रिमेनिंग पार्ट हम लोग आज कंक्लूड करेंगे। वहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में की थी, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी मेन ग्रुप एलिमेंट्स की, वो हम लोगों ने पढ़ी थी। आज जो डील करेंगे वो ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जाके हम आपको स्टेबिलिटी जो होगी वो मेन ग्रुप और ट्रांजिशन मेटल दोनों की कंपैरेटिव बताएंगे, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो और इजीली अंडरस्टैंड हो जाए आपको। चलिए शुरू करते हैं। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग, बाइसेंट्रिक बाई इलेक्ट्रॉनिक। इसको बार बार इस वर्ड को बताने की जरूरत नहीं, हम लोग ने 2-3 बार ये पढ़ चुके हैं कि जो भी जहां पर भी बाइसेंट्रिक और बाई इलेक्ट्रॉनिक लिखा होता है, दैट मीन्स वो जो हमारे ओवरलैप होते हैं, वो बॉन्डिंग होती है, वो प्योरली क्लासिकल टाइप की होती है। एक ऑर्बिटल इधर हो, एक ऑर्बिटल इसकी हो, मतलब एक ऑर्बिटल मेरी कार्बन की हो, एक मेटल की हो, वो दोनों जब ओवरलैप करेंगे और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसी तरीके की बॉन्डिंग को हम बाइसेंट्रिक बाई इलेक्ट्रॉनिक बोलते थे। जिसका बेसिक एग्जांपल आप ये वाला डायग्राम देखते हैं, बार बार ये वाला ही हम पढ़ते हैं। इसको एक यहाँ पर येलो कलर दे देते हैं, और साथ में हम यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मोइटी जिसमें कार्बन होगा उसका ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। ये लीजिए, अपोजिट स्पिन में है। यहाँ पर हमारे दो सेंटर प्रेजेंट हैं, अब यहाँ पे क्या होगा? ये दो सेंटर तो प्रेजेंट होगा, एक हमारा मेटल सेंटर, एक कार्बन सेंटर, तो बाइसेंट्रिक बाई इलेक्ट्रॉनिक है। ये है, सिंपल सी चीज है। चलिए मूव करते हैं आगे के लिए। द एमसी बॉन्ड एनर्जीज डिक्रीजेस द डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे द MC बॉन्ड एनर्जीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये MC बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब मेटल कार्बन की कौन सी हैं जो डिक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप? ये याद रखिएगा कि अभी हम लोग मेटल्स जो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि पीरियोडिक टेबल कुछ ये होती है, उसमें यहाँ पर और ये दो तो हमारे कौन से होते हैं? S ब्लॉक के होते हैं। फिर यहाँ हमारा D ब्लॉक होता है और ये P ब्लॉक होता है। ये P है, ये D है, ये S है और नीचे F होता है, उससे मतलब नहीं। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, अब ये बात हो रही है इसमें भी क्या होता है? बहुत सारे होते, कोई ऐसा तो है नहीं, एक दो हैं। अब जैसे ही हम मूव करते हैं नीचे के लिए, ये लीजिए, जैसे ही मूव करते हैं ऊपर से, मान लीजिए एक हमारा एलिमेंट कोई यहाँ था, इसके बाद एक यहाँ पे है। अब देखिए ऊपर से डाउन द ग्रुप जैसे ही मूव करते हो आप, तो जैसे ही डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो वहां की ये बात कर रही है कि ऑन बॉन्ड एनर्जीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि जितना अच्छा बॉन्ड बनता है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होना, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो इसका मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके पास 100 एनर्जी है, इसके पास सेपरेट है, 100 एनर्जी इसके पास है, 100 एनर्जी इसके पास है, लेकिन जब ये ओवरलैपिंग करे तो एक एक्स अमाउंट की एनर्जी रिलीज करे। मान लीजिए दोनों ने मिलके 150 का जो अमाउंट है जूल की एनर्जी रिलीज कर दी, तो बची कितनी? 50। तो यहां पे सिर्फ अब इस सिस्टम में जो बनने वाला सिस्टम है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 50 एनर्जी है, 50 जूल की एनर्जी है। अगर एक कोई दूसरा सिस्टम है उसके पास भी 100 है और दूसरे के पास भी 100 है, और ओवरलैपिंग करके 100 जूल की एनर्जी को ही रिलीज करें, तो सिस्टम में 100 जूल की एनर्जी रह जाएगी। और आपको पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, वो मोर रिएक्टिव होता है। ऐसे ही समझ लीजिए, जिस भी बच्चे में आप लोगों ने देखा होगा जिसके पास मतलब दिखता है, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स में वगैरह वगैरह, तो उनकी एनर्जी आपको दिखता रहता है, वो बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एकदम कुछ ऐसे टाइप के बच्चे मिलेंगे, वो क्लास ले लिया, लेक्चर ले लिया, बस सो रहे हैं, ये है वो है, थोड़ा लेथार्जिक टाइप के, तो उनकी एनर्जी कम होती है। तो क्या होता है, जिनकी एनर्जी कम होती है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और जिनकी एनर्जी, मान लीजिए इसी का दूसरा एग्जांपल इधर समझ लीजिए, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी ओवरऑल वो मोर रिएक्टिव होंगे, हर काम उनका अच्छा होगा, फास्ट मूव भी करेंगे, लिखेंगे फास्ट, समझेंगे ज्यादा।
सिंपल सी चीज है। तो सिस्टम ये वाला कैसा है, ये वाला हमारा जो है इसमें बहुत कम एनर्जी हो गई तो ये लेथार्जिक हो गया, बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसकी एनर्जी डाउन हो गई। वही चीज बताई जा रही है कि MC बॉन्ड एनर्जीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से जब नीचे P ब्लॉक में मूव करते हैं, P ब्लॉक की बात हो रही है, ये जो है P ब्लॉक की बात हो रही है, उसमें जब मूव करते हैं तो वहां क्या होता है, एनर्जीज डिक्रीज कर जाती हैं। एनर्जी डिक्रीज कैसे, कि जो एनर्जी रिलीज हो रही थी बॉन्ड की वो कम हो जाएगी। मतलब कि जो पहले 150 जूल एनर्जी 100 इसकी थी 100 इसकी थी, तो 150 जूल एनर्जी निकल गई थी इन्वायरमेंट में, बची इनके पास कितनी थी, 50 बची थी। 50 बची थी, मतलब ये बहुत स्टेबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज करेगा उतना स्टेबल बॉन्ड। लेकिन यहां एनर्जी डिक्रीज हो रही, मतलब एक मेटल और कार्बन के बीच में बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही ना वो कम हो रही है। तो कितनी होगी, तो 100 पहले थी और उसने टोटल जब बाउंड हुए हैं तो मिला के 100 जूल एनर्जी रिलीज की, जो कि पहले 150 जूल हो रही थी। तो अब यहां पे इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब बताइए, इसके पास ओवरऑल 50 जूल है और अब हमारे जो बनने वाला जो दूसरा वाला है नीचे वाला, इसके पास तो 50 जूल है टोटल और इसके बनने वाले के पास 100 जूल है, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा। वही चीज बताई गई है कि दिस इज बिकॉज मोर डिफ्यूज्ड कैरेक्टर ऑफ। ऐसा होता क्यों, इसका रीजन क्या है कि नीचे जाने पे, क्योंकि जैसे हम नीचे जाते हैं तो वैसे ही S और P ऑर्बिटल का जो भी हमारा जो भी है किसकी, मेटल की, यहां पे मान लीजिए ये हम इसको लेट कर लेते हैं, कौन सा, यहां पे हम बात कर लेते हैं कार्बन, मान लेते हैं यहां पे हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन के नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे तो यहां पे आता है सिलिकॉन, पीबी, ये रहा पीबी तक आता है। ये हमारा होता है, ट्रिक याद करने की क्या है, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, ये ट्रिक होती है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहां जो पीबी वाला एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है, डिस्पर्ज हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए पहले ये, आप ये तो पता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमारा शेप वैसा रहता है लेकिन साइज बढ़ता जाता है। तो जैसे पहले 1s अगर होगी तो वो इतनी बड़ी होगी, नीचे 5s में जाएंगे वो होगी तो स्फेरिकल लेकिन वो कुछ इतनी बड़ी होगी। इसी के कंपैरिजन में ऊपर वाला हमारा P कुछ ऐसा होगा, नीचे वाला P और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ते जाएंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम, जैसे यहां पे है पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी, S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहें तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, छोटे इस एरिया में उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और वही 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S में तो 2 से ज्यादा हो नहीं सकते चाहे जितना बड़ा एलिमेंट हो, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लीजिए इतने में, तो ये देखिए पूरी इतनी स्पेस आपको कैसी दिख रही है, ये पूरी स्पेस आपको वैकेंट दिख रही होगी। इसी की वजह से यहां पे डिफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स हो जाती हैं। इसकी वजह से वहां पे मेटल और जो भी हमारी कार्बन आने वाले हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाती है। दिस इज बिकॉज द मोर डिफ्यूज्ड S and P ऑर्बिटल ऑफ हैवियर एलिमेंट। हैवियर एलिमेंट कौन सा है, यहां पे अगर आप लिखेंगे तो ये हमारा Pb हो सकता है, इसको आप Pb लिख सकते हैं, इसको कार्बन। एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि जैसे नीचे जाएंगे तो कैसे होगा, क्यों होगा, रीजन दे रहा हूं। फिर क्या है, दैट रिजल्ट इन द लेस इफिशियंट ओवरलैप विद ए कार्बन sp_n हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp_n मतलब यहाँ पे क्या है, sp_n का कहने का मतलब होता है कि sp2 sp3 डजंट मैटर वो कौन सा है, sp_n हाइब्रिड होने का मतलब है sp sp2 sp3 कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। एक ओवरलैपिंग हमारी ये वाली है, मान लीजिए किसी के साथ ये वाली ओवरलैपिंग है, जो कि मान लीजिए ये कार्बन मेटल था, इधर मेटल में कार्बन नहीं मानेंगे, मतलब कोई दूसरा अदर देन कार्बन यहां पे लेट कर लेंगे एक मेटल, और दूसरी ओवरलैपिंग कार्बन को सेम रखो, दूसरी इतनी बड़ी ओवरलैपिंग करा दो। अब आप खुद देखिए यहां पे ओवरलैपिंग जोन कितना बन रहा है, ये रहा इतना, इसमें कितना बनना है, ये कम, इससे ज्यादा पोर्शन कितना है जो कि मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। और बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो मैं बार बार बताता हूं, ये आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, मैं यहां से हटा देता हूं नहीं तो स्लाइड बहुत भरी लगेगी। होता क्या है कि जैसे ही जितना अच्छा बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, जितना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनता है वहां और यहां हर जगह उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम
स्टेबल होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। सिमिलरली जब नीचे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो रही है तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। उसके बाद क्या है, द कंपाउंड विद ए वीक एमसी बॉन्ड। अब ये वीक एमसी बॉन्ड याद रखिएगा कौन से हैं, यहां पे भी मैंने बताया था कि यहां कार्बन है मान लीजिए और यहां इसका पीबी है, तो ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा क्योंकि छोटी ऑर्बिटल अच्छी ओवरलैप, नीचे जाते जाते डिफ्यूजन हो गया तो यहां पे हमारा क्या आएगा, वीक एमसी बॉन्ड। यहां वाले हमारे वीक एमसी बॉन्ड्स बनाएंगे तो उसका रिजल्ट, और ये क्या एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल CDR2। बात कर रहे हैं मेन ग्रुप, ये सब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मेन ग्रुप के लिए, है ना। याद रखिएगा ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं हो रही है। ट्रांजिशन मेटल आप कहेंगे सर ये तो CD जो है ये तो जिंक कैडमियम मरकरी, यहां पे होता है जिंक कैडमियम मरकरी Hg, ये D मैंने इसको आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जिंक कैडमियम मरकरी जब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो उनको हम किस में कंसीडर करते हैं, उनको मेन ग्रुप एलिमेंट में कंक्लूड करते हैं क्योंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D10 होती है, ये आपको याद होगा। चलिए मूव करते हैं, इसके आगे क्या लिखा गया है, इसमें हम लोगों ने लिखा है कि CDHg, देखिए ये भी CD है, D का ही है जिसमें D ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, लेकिन कंसीडर इसको मेन ग्रुप का ही करेंगे, CD को भी और Hg को भी, मतलब मरकरी। PB मतलब हमारा कार्बन वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर Bi बिस्मथ जो है ये हमारा, ये भी कैसा होगा, वीक होगा। बिस्मथ क्यों ऐसा वीक होगा, जब आप पढ़ते हैं यहां पे, यहां पर अगर पढ़ेंगे ये है, यहां पे हमारा ये होता है 13 वाला। फिर हमारा कार्बन के लिए पढ़ ही लिया है। फिर नाइट्रोजन वाले में क्या होता है, नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन के लिए आएगा नाइट्रोजन सब बिके, ये होती है Bi जो होता है ये नाइट्रोजन फैमिली का है। देखिए वही चीज है, नीचे आ गया, नीचे आ गया, यही मैंने नेक्स्ट इससे पीछे वाला ही कार्बन फैमिली का तो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कार्बन की फैमिली का। इसकी ऑर्बिटल बड़ी होंगी तो जो भी हमारी sp ऑर्बिटल होगी कार्बन की तो उतनी ही होगी। कार्बन के लिए यहाँ पे मान लीजिए नाइट्रोजन के लिए बॉन्डिंग कराना है और बिस्मथ के लिए, और कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ है, तो इसकी तो सेम है, इसकी जो है वो सेम है। प्रॉब्लम किस में आएगी, इसके लिए आएगी कि यहां पे तो इसकी इतनी है, यहां पे इसकी कितनी है, ऐसे है, लेकिन इस बिस्मथ की कैसी होगी, इतनी बड़ी सी होगी, ऐसे होगी, जो कि ओवरलैपिंग जोन यहां पे ज्यादा दिख गया, ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ओवरलैपिंग जोन, जिसकी वजह से जो मेन होता है बॉन्डिंग का कॉज, वो डिक्रीज करता जाता है। सिंपल सी चीज है, आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो कि रेडली पाइरोलाइज, यहां पाइरोलाइज की स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा सही से, पाइरोलाइज की, पाइरोलिसिस, LY, मेरी भी स्पेलिंग भी नहीं दिख रही है, ये लीजिए 1 मिनट, पाइरोलिसिस, ठीक है, ये होती पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस क्या होता है, कंपाउंड का ब्रेकडाउन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट देके किसी भी कंपाउंड को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो उसको पाइरोलिसिस कहते हैं। पाइरोस मतलब होता है फायर, पाइरोस मतलब क्या होता है, वर्ड पाइरोस मीन्स होता है फायर, पाइरोस का मतलब होता है फायर, तो इसी का ही वर्ड है, मतलब थर्मल का यूज करके, थर्मल एनर्जी का यूज करके किसी का ब्रेकडाउन कराना ही पाइरोलिसिस कहलाता है। क्या है, द कंपाउंड विद वीक एमसी बॉन्ड्स रेडली डिकम्पोजेज विद पाइरोलाइजेज विद द डिकम्पोजिशन ऑफ ए मेटल। सिंपल सी चीज है, मेटल है, कार्बन है, मेटल अलग निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे CD है तो यहाँ पे CD अलग स्पीसीज बनाएगा, R भी रह सकता है, RR हो सकता है, कुछ भी, मतलब मेटल पूरा एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ CD की ही फॉर्म में अगर है तो उसे कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म, शायद आपको पता होगा। चलिए ये हमने देख लिया। फिर है दीज कंपाउंड्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू देयर डिकम्पोजिशन टू द मेटल एंड हाइड्रोकार्बन। अगर आप कहेंगे सर आपने लास्ट लेक्चर में तो बताया था कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर हाईली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, इसीलिए मैं वो स्लाइड भी आपके लिए लाया हूं, ये लीजिए, यहां पे रही वो स्लाइड, लास्ट स्लाइड में उसके लिए लाया हूं। ये थी लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड, जहां हमने पढ़ा था कि दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर
हाईली स्टेबल थर्मली। थर्मली और काइनेटिक वर्ड भी बताया था, यही वो स्लाइड थी, इस जगह मैंने एक्सप्लेन किया था। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नो वेरियस, यहाँ पे ये लिखा है इन ए ब्रीफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर काइनेटिकली अनस्टेबल बट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। यही लाइन थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट याद करिए क्या है यहां पे बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या, ट्रांजिशन मेटल। आपको वर्ड बहुत पकड़ना है यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा था आपको कंक्लूजन दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के जो भी हमारे कंपाउंड है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, और यहां पे जो पढ़ रहे हैं ये अनस्टेबल, यहां पे जो पढ़ रहे हैं ये हमारे अनस्टेबल कैसे हो गए, ये नहीं अनस्टेबल हुए, ये जो नीचे वाले मेन ग्रुप वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वो अनस्टेबल हुए। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहां पे हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, यहां पे बात कर रहे हैं, ये रहा हमारा डी ब्लॉक, तो यहां पे हमारा डी ब्लॉक है, ये ऐसे, इससे तो मतलब ही नहीं, मोस्टली आयनिक दिखाते हैं, मोस्टली आयनिक ही कंसीडर करते हैं। डी और पी वाले की बात करते हैं, तो अब डी और पी में क्या होगा, जो नीचे वाले होंगे ये वाले, तो इनको बोलेंगे लेट वाले या हैवियर वाले होंगे, ये हमारे कैसे होंगे, हैवियर, ठीक है। और जो इसके ऊपर भी जितने पोर्शन बचे हैं वो हमारे कैसे होंगे, लाइटर वाले एलिमेंट होंगे, लाइटर पी ब्लॉक, तो यहां पर लाइटर होंगे। और डी ब्लॉक में कोई हैवियर और लाइटर का रोल नहीं, वो सिंपली अपना डी ऑर्बिटल होती है, उसकी कहानी अभी हम लोग पढ़ लेंगे। अब इनमें दो तरीके से होता है, जो लाइटर वाले होते हैं, लाइटर वालों में बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है, छोटी छोटी ऑर्बिटल्स होती हैं, कार्बन की भी छोटी ऑर्बिटल 2p होती है, उनमें बेटर ओवरलैप मतलब स्टेबल बॉन्ड तो खूब सारी ढेर सारी एनर्जी रिलीज कर देंगे, इन्वायरमेंट में निकाल देंगे, और खुद के पास जो एनर्जी बचेगी वो बहुत कम बचेगी, और एकदम लेथार्जिक हो जाएंगे, किसी से रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, स्टेबल फॉर्म बिल्कुल। इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ये वाले तो हैं ही, ये वाले तो हमारे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हैं ही, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये भी हमारे कैसे हैं, मेन ग्रुप के जो लाइटर वाले हैं, ऊपर के एलिमेंट हैं, वो सारे कैसे बनाते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, वाइल लेटर और हैवियर मेन ग्रुप एलिमेंट फॉर्म थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। रीजन मैंने पूरा आपको समझा दिया है, बड़ी बड़ी ऑर्बिटल हैं, और कार्बन की 2p की ऑर्बिटल है, पुअर बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग, सो लेस ओवरलैपिंग, सो लेस स्टेबल बॉन्ड तो लेस रिलीज ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज कम होगी, तो हमारे ही पास बची रहेगी, बहुत सारी एनर्जी मेरे पास रहेगी, जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, तो वो कैसा बिहेव करेगा, हाईली एक्टिव और हाईली रिएक्टिव बिहेव करेगा। इसलिए ये वाले थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहां पे कहा गया है कि ये वाला थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर डिकम्पोजिशन टू द मेटल एंड हाइड्रोकार्बन। मेटल है, Cd है, तो Cd एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा, और हाइड्रोकार्बन ये जैसे है, यहां पे R है तो R से R मतलब एल्केन बन जाएगा जाके, इसको बताया गया हाइड्रोकार्बन। द ऑर्गेनोमेटेलिक्स डेरिवेटिव ऑफ ए लाइटर एलिमेंट, कौन से, Br3। देखिए वही चीज है यहाँ पे जो मैंने समझाई, वही चीज लिखी गई है, Br3। बोरॉन है, कहां का है, ऊपर का ही है, सबसे ऊपर का है, फिर है बोरॉन सेकंड p, 2p ही उसके पास भी होती है, फिर Si, ये मतलब क्या है, यहां पे Si है, यहां पे Si है, ठीक है, Si है, फिर यहां पे Si4 लिख लीजिए, Si4 होता है, Si4 है। Pr3 मतलब फॉस्फोरस का R3 दिया गया है, हैव सच हायर थर्मल स्टेबिलिटीज। यहां पे बता रहा है कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, वही मेन ग्रुप, ये देखिए मेन ग्रुप का ही पढ़ रहे हैं, और वही मेन ग्रुप का कह रहा है कि अब ये स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि पूरा फैक्ट बता दिया, ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से। बेटर ओवरलैपिंग यहां होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, खूब सारी एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, खुद के पास एनर्जी कम बचती है, इसलिए लेस रिएक्टिव बचते हैं। इसमें पुअर ओवरलैपिंग होती है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, तो इन्वायरमेंट में रिलीज एनर्जी कम करेंगे, तो फिर जो बनने उनके खुद के पास एनर्जी बच जाएगी, इसलिए रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव होते हैं तो उसे स्टेबल थोड़ी कहते हैं, रिएक्टिव चीज थोड़ी स्टेबल होती है, जो अनरिएक्टिव हो, जो किसी से रिएक्शन न करते उसे स्टेबल कहते हैं।
तो ये वाले हमारे कैसे हो जाएंगे, लाइटर वाले स्टेबल हो जाएंगे जो कि ये वाले हैं, और हैवियर वाले हमारे अनस्टेबल हो जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, शायद समझ में आ गया। एंड सो नो टेंडेंसी टू डिकम्पोज विद रिलीज ऑफ एलिमेंट। ऊपर वाला हमारा क्या था, वो जैसे ही हीट के या रूम टेम्परेचर पर ला रहे थे तो वो एलिमेंटल फॉर्म में और हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो रहा है। ये देखिए हाइड्रोकार्बन और एलिमेंट की मेटल में चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है डिकम्पोज नहीं होता। ये इसकी पायरोलिसिस हो जा रही थी, लेकिन इनकी नहीं होगी। ये सिंपल सा आपको बताना था। आपको बताते हुए बहुत खुशी की मतलब वो हो रही है, अनुभूति हो रही है कि विज्ञान वृक्ष का एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल हो गया है, जहां पे जाकर आप कोई भी कंटेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। अगर आप यूजी की तैयारी यूजी कर रहे हैं, आप यूजी में हैं भी, तो उसके लिए जो विज्ञान वृक्ष ने आपके लिए बहुत ही अच्छा कंसाइज और सिस्टमैटिक पैटर्न वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रिकॉर्ड किया है। साथ ही साथ में जो भी कंटेंट ये पढ़ाया जा रहा है इतना अच्छा, ये सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाता है, और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है ये भी आपको अवेलेबल कराई जाती है ऐप पे। साथ ही साथ में अगर आप किसी भी हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन हो, अभी आप कहीं इनरोल ही हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आगे आने वाला है वो आप बदल सकते हैं अपने हाथों से विज्ञान वृक्ष के साथ। अगर आप अच्छी जगह से यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर एमएससी करना चाहते हैं तो आपको विज्ञान वृक्ष प्रोवाइड करता है CUET PG का रिकॉर्डेड बैच, जिसकी फीस बिल्कुल ही मिनिमम है। साथ ही साथ में आपको दिए जाएंगे PYQs आपके इस सेमेस्टर वाले में। इसके साथ में कंटेंट के साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, जो पिछले 5-10 साल में आपके यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे गए हैं, उनको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करेगा विज्ञान वृक्ष। अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या किसी भी इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह से हम अपनी मास्टर्स करें, तो आपके लिए IIT से बेटर कुछ नहीं है। IIT जाने का बहुत बच्चों का सपना होता है, तो वो आप IIT का सपना पूरा कर सकते हैं विज्ञान वृक्ष के साथ, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। साथ ही साथ इसमें दी जाती है आपको IIT JEM टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी जो भी एबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे कहेंगे कि मेरी तो मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, तो ये तो मेरे कुछ काम का नहीं है। तो आप बच्चों के लिए मास्टर्स जो उनका चल रहा है या मास्टर कंप्लीट होने वाला है, उन बच्चों के लिए IIT गेट और CSIR नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉप मोस्ट इंडिया के एग्जाम्स हैं। आपको पता है IIT गेट से जो है आपको अगर अच्छी रैंक लाते हैं तो इंडिया में PSUs में डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। PSUs वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जिनमें जाने का लोगों का सपना होता है। इसरो, DRDO, बार्क और ONGC जैसी जगहों पर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मतलब आपकी अच्छी रैंक नहीं आती है किसी कारणवश, तो आप किसी और IIT गेट क्वालिफाई हो गए हैं तो आप किसी भी IIT से PhD कर सकते हैं। ड्यूरिंग PhD आपको मिलती है फेलोशिप। CSIR नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंडिया में कहीं भी, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर की जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं, इसी में होता है JRF, जो बच्चे नेट कर लेते हैं उसी में कुछ बच्चों का JRF हो जाता है। जिनको JRF मिलता है तो वो बच्चे कहीं से भी अपनी एकेडमिक्स में PhD के लिए इनरोल करेंगे तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप देती है, जो कि बहुत ही मतलब क्या ही है कि बच्चों का पूरा कैरियर सेट कर देती है। तो शायद आपको इनमें से जो भी आप जिस लेवल पे भी हो, तो आप जाकर तुरंत ही विज्ञान वृक्ष ऐप पे जाके कोर्स परचेज करें और हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें, Instagram, Facebook पे भी हमें फॉलो करें, और साथ ही साथ जो भी नई अपडेट होगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF वगैरह वहाँ भी प्रोवाइड की जाएगी। आप इन सबको फॉलो कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं इसी में। However, it has been observed that most of the transition metal carbon sigma bonded organometallic compounds are kinetically unstable। अब बात आती है ये क्या, अभी तो हम लोग तो थर्मल वाली ही बात पढ़ रहे थे, अब यहाँ से बात आ गई काइनेटिक वाले का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्ड है यहाँ ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल अभी मैं लास्ट स्लाइड पे कंक्लूड कर दूंगा। मेन ग्रुप ट्रांजिशन मेटल, उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको पहले एक बार समझ लेते, क्योंकि सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए
बिल्कुल इलेबोरेटेड तरीके से लगा हुआ है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट, देन फिर थोड़ा सा ट्रिक, या जिसको हम शॉर्ट टाइम में अप्लाई कर सके। चलिए देखते क्या है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं सिग्मा बॉन्डेड वाले, सिग्मा बॉन्डेड वालों की बात हो रही है, वो कैसे होते हैं, यहां बोल रहा है काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। काइनेटिकली अनस्टेबल होने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, जहां पे आ जाए वर्ड स्टेबल है इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, और जहां पे वर्ड आ जाए अनस्टेबल इसका मतलब वो रिएक्शन बहुत तेज करेगा। वही चीज है यहाँ पे, काइनेटिकली अनस्टेबल है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, रीजन है आगे है, अभी देखिए। इट मीन्स दैट दीज इजी पाथवे फॉर डिकम्पोजिशन, इनके पास ये इजी डिकम्पोज कर जाते हैं। क्यों, अब इसका रीजन देखिए, दिस बेसिकली अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट और एम्प्टी लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल। जो भी हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके पास क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, पूरी वैकेंट हो चाहे वो पार्शियली हो, कंप्लीट वैकेंट हो या पार्शियली डी वैकेंट होती है। उसकी वजह से ये कैसे होते हैं, काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, या कह लीजिए रिएक्टिव होते हैं। दिस एक्सप्लेन व्हाई Me3,4Si, मतलब जो हमारा ये है टेट्रामिथाइल साइलेन, इसको क्या बोलते हो आप, टेट्रामिथाइल साइलेन। ये हमारा CH3, ये हमारा CH3 और ये भी हमारा CH3 है, ठीक है। इसको बोलते हो आप TMS, जो कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है। ये जो होता है ये तो स्टेबल होता है, कब तक स्टेबल होता है, सोचिए अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही यही सिमिलर कंपाउंड बात करते हैं Me4 का टाइटेनियम, ये जो है अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है आप बताइए, क्योंकि इसके बाद हमको पता है टाइटेनियम किस ब्लॉक का है, ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, स्कैंडियम के बाद ही तो आता है टाइटेनियम। तो यहां पर इसके पास क्या है, इसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन कर जाएगी, कोई लिगेंड आएगा, मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया, वो अटैक कर देगा। हाइड्रोलिसिस आएगा, वाटर आएगा, तो वाटर क्या जो लोन पेयर होते हैं वो भी इस पे अटैक कर देंगे। इन सब की वजह से क्या है, काइनेटिक अनस्टेबल है, या काइनेटिकली रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, दोनों सेम वर्ड हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, जहां पे अनस्टेबल वर्ड आए तो उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसको आप रिएक्शन से, रिएक्टिव के फॉर्म में वो कर सकते हैं, और जहां पे स्टेबल हो तो उसको अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव से वो कर सकते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं क्या है, द इनस्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड अराइजेस फ्रॉम द इनकम्प्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। सिंपल सी है, बताया इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड है तो उसी में आके अटैक हो जाएगा। फिर है व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मैंने हाईलाइट की है इसलिए की क्योंकि इंपॉर्टेंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाई पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं, CO हो गया, PPH3 हो गया, PR3 हो गया, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, पाई एक्सेप्टर हो गया। साइनाइड हो गया, जिनमें पाई बॉन्ड होगा वो हमारे पाई एक्सेप्टर होते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, फिल द डी ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे ही तो बात करते थे, लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि कैसे सिंपल सी बॉन्डिंग दिखाए थे, आज भी अभी सिंपल ही दिखाऊंगा। ये क्या करेगा, यहां पर ये डोनेट करेगा इसमें, ये जैसे ही डोनेट करेगा तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सी चीज है यहाँ पे, कैसे, पाई वाले जो भी हमारे लिगेंड होंगे उनकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कंपाउंड यही है जो कि काइनेटिकली रिएक्टिव है, काइनेटिकली अनस्टेबल था, लेकिन जब इनके लिगेंड को चेंज करेंगे किसके साथ, पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ, तो ये हमारा स्टेबल होने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये अनस्टेबल क्यों है आप बताइए, ये अनस्टेबल इसलिए क्योंकि इसकी वैकेंट डी है, लेकिन अगर मैं यही भर दूं, ये भर दूं या इसको खत्म कर दूं तो ये कैसे अनस्टेबल होगा। इसीलिए जो हमारा CO वाला ग्रुप है वो इसमें डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से यहाँ फिलिंग हो जाती है, और जब फिलिंग हो जाएगी तो कोई वैकेंसी नहीं बचेगी डी में, और वैकेंसी नहीं बचेगी तो ये अनस्टेबल भी नहीं बचेगा। समझ गए होगे शायद, ये अनस्टेबल भी नहीं बचेगा, इसीलिए बोला है कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी जाती है।
डज TiCH3, एग्जाम्पल ये वाला जो है ये तो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन PiC5H5 ये क्या है, वही CP जिसको मैंने बताया था बार बार रिपीट होगा, शुरू हो गया है, देख लीजिए सामने, PiC5H5 का होल ट्वाइस, ये जो है 2 ये और 2 एल्काइल ग्रुप, दो हमारे CP जुड़े हैं यहां पर 2 तो हमारे क्या है, एक ये रहा और एक ये रहा, और यहां पे एक R और एक R ये, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, यहां पर ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे और अच्छा खासा स्टेबल होता है। यहाँ पे ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कंक्लूड कर लिया था, ये मैंने बताया लास्ट लेक्चर की स्लाइड थी। अब मैं कंक्लूड करके आपको बता देता हूं कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, पूरा सा एक कंटेंट आपको, चलिए आप नोट कर लीजिएगा। यहां से आपको मिल जाएगा एक, ये लीजिए, इधर होगा हमारा एक तरफ ट्रांजिशन मेटल, ये लीजिए। अब यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप मेटल। फिर यहां पे क्या लिखना है हमें, ये कंक्लूजन है, ये लास्ट स्लाइड का या सॉरी लास्ट लेक्चर का और इस लेक्चर का कंक्लूजन है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया और ये कंक्लूजन है, ये याद रखिएगा, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल है। यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो इसमें भी 2 चीज लिख सकते हैं, यहां पर 1 मिनट रखिएगा, इसको इधर कर देते हैं और यहां पे क्यों इसको किया है, क्योंकि इसमें भी हमारे 2 पार्ट होंगे, इसमें भी हमारे 2 पार्ट होंगे, एक तो वो वाले होंगे जो कि लाइटर एलिमेंट होंगे, याद करिए अभी मैंने बताया था लाइटर होंगे तो उनकी ऑर्बिटल छोटी होंगी और कार्बन के साथ अच्छी बॉन्डिंग करेंगी, और जो भी अच्छी बॉन्डिंग करते हैं वो इन्वायरमेंट में एनर्जी खूब सारी रिलीज कर देते हैं, और खुद के पास एनर्जी कम है तो वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते तो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये हो गया। अब यहां पे हम अलग से एक लाइन खींचकर यहां पर एक और लाइन खींच लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, स्टेबिलिटी बताएंगे कि कैसे हमारा होगा, ये लीजिए, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, ये लीजिए यहां पे थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। यहां पे एक और लास्ट लाइन खींचनी है अपने को और इसको हल्का सा ऊपर, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक, ये थर्मोडायनेमिक और ये काइनेटिक, ये थर्मोडायनेमिक और ये काइनेटिक। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ट्रांजिशन मेटल होंगे, यहां पे अब लिगेंड का रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्डेड वाले होते हैं एल्काइल एराइल वाले, वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनते, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है कि पाई बॉन्ड वाले होंगे तो स्टेबल होगा, ये होगा वो होगा, जो कंपाउंड बनते ही नहीं तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। तो यहां पे देखेंगे थर्मोडायनेमिकली ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे, थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल होंगे, और काइनेटिकली कैसे होंगे, ये रिएक्टिव होंगे, काइनेटिकली अनस्टेबल होंगे, बोल सकते हैं अनस्टेबल, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टेबल है, या नॉन रिएक्टिव भी लिख सकते हो, ये रिएक्टिव, ब्रैकेट में अनस्टेबल लिखोगे, साथ में ये भी लिख सकते हो कि ये रिएक्टिव होंगे, ये रिएक्टिव होंगे। साथ ही साथ अब बात आती है लाइटर एलिमेंट की, तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, अभी हमने देखा क्यों होते हैं, ओवरलैपिंग वाला सारा कॉन्सेप्ट। ये कैसे होते हैं, ये हमारे अनस्टेबल होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब बात आती है काइनेटिक स्टेबिलिटी की, तो काइनेटिक स्टेबल तो हमारे चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी नहीं होती है, उसके लिए मेन ग्रुप में हमारे ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे हमारे स्टेबल होंगे, ये भी स्टेबल, साथ ही साथ ये भी स्टेबल। ये हमारा जो होता है जब अनस्टेबल होता है तो याद करिए अभी पीछे ही तो पढ़ा, पाइरोलाइज हो जाएगा, या लिख लीजिए डिकम्पोज हो जाएगा आसानी से, डिकम्पोज। ऐसा नहीं कि ये डिकम्पोज होगा यहाँ रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव डिकम्पोज वही चीज है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो अपनी आइडेंटिटी खो दे, जो अपनी आइडेंटिटी खो दे वो चीज अनस्टेबल होती है।
किसी भी परिस्थिति में कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहिए। इसीलिए जब भी कभी भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, हड़बड़ाहट में नहीं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इससे पहले हम लोगों ने आयनिक कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो सिग्मा बॉन्डिंग थी वो अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। बस प्रॉब्लम क्या है, पहले सिग्मा के बाद जैसे पाई बनता है फिर सेकंड पाई बनता है, तो अब हम सिग्मा की तो बात कर लिए, अब ये जो पीछे पाई पढ़ रहे हैं बार बार ना, यहाँ पे डोनेशन वाली चीज कि यहाँ पे आएगा CO ग्रुप दे देगा, देखिए COPR3 वो देगा कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना कंक्लूड कर लेंगे, जिससे हमको सारी चीज समझ में आ जाएगी। मिलते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।